दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एनजीओ की अब लिस्टिंग होगी और जब एनजीओ एनएससी या बीएससी पे लिस्ट हो जाएंगी, सोशल एंटरप्राइज लिस्ट हो जाएंगे, तो उन्हें फंडिंग की काफ़ी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और लिस्टिंग का पर्पस भी यही है गवर्नमेंट का कि आपको फंडिंग की प्रॉब्लम ना रहे, आप लोन ले सकें, आप इक्विटी से शेयर उठा सकें, आपको सीएसआर डोनेशन मिल सके। इसलिए ये लिस्टिंग का प्रोविजन लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। दोस्तों, किसी एनजीओ को अगर लिस्टिंग करानी है, कहाँ पे लिस्टिंग करानी है? एनएससी या बीएससी में। तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये बात जानने की है कि अगर कोई एनजीओ इन कैटेगरी में कवर है तो वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकती है। नंबर 1, चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर वो रजिस्टर्ड है 1980-82 में या किसी रेस्पेक्टिव एक्ट में। अगर चैरिटेबल सोसाइटीज जो आपकी सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है, या सेक्शन 8 कंपनी, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये एनजीओ की कैटेगरी में आते हैं तो तीनों के तीनों आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं एनएससी में रजिस्टर करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि जो भी एनजीओ ये अपने रजिस्टर लगाएगी तो एक एप्लीकेशन बनाएगी, एप्लीकेशन के साथ प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, मैं उसकी लिस्ट बता रहा हूं और कुछ ऐसी कंडीशन बता रहा हूं कि अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो आप ये एप्लीकेशन अभी मत लगाना। जैसे मैंने आपसे कहा कि एनजीओ की कैटेगरी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, जैसे आपको पता है कि जो सोसाइटीज होती हैं, कुछ स्टेट में परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है और कुछ स्टेट में 5 इयर्स के लिए मिलता है। अगर आपकी सोसाइटी की वैलिडिटी 12 महीने से कम है तो ये एप्लीकेशन आप मत लगाना। एप्लीकेशन लगा सकते हो तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी मेन कंडीशन है कि उसकी वैलिडिटी जो पीरियड है एनजीओ का वो कम से कम 12 महीने होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। क्लियर? दूसरी चीज, आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी होनी चाहिए। 3 साल पुरानी होनी चाहिए। जैसे मैं ये शब्द कहता हूं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 3 फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए, या जिस दिन हमने एप्लीकेशन लगाई है वहां से 3 साल होने चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? 3 फाइनेंशियल ईयर तो जब भी हो सकता है जब आपकी एनजीओ 31 मार्च को बनी हो, 30 मार्च को बनी हो किसी साल में, तो 1 साल का तो फाइनेंशियल ईयर वो खत्म हो गया। सेकंड, आगे के 2 साल हो गए, तो क्या 2 साल एक दिन में आपको मिल जाएगा? नहीं। जिस दिन आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं 3 साल कम से कम एनजीओ को हो जाने चाहिए। तीसरा, आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और 12A के रजिस्ट्रेशन है क्योंकि वो भी 5 इयर्स के लिए मिलता है, तो उसकी वैलिडिटी कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए, तभी एप्लीकेशन लगाना। अगर 12 महीने से कम वैलिडिटी है तो उसे रिन्यूअल कराओ और उसके बाद ही एप्लीकेशन लगाओ। एटीजी सर्टिफिकेट, एटीजी का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें एटीजी का सर्टिफिकेट भी वो मांगते हैं कि एटीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 इयर्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लगाने हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए कि किस तरह से आपकी जो ग्रोथ है, वर्किंग है, एक्टिविटीज हैं, वो होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक नॉर्मल चीज बताई है, टेक्निकल चीज बताई है कि इन चीजों का ध्यान रखना। इसके साथ जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे एनएससी को, जैसे बॉम्बे में इनका ऑफिस है, तो जब ये एप्लीकेशन लगाएंगे तो इसमें आप 4 एनेक्सर लगाएंगे। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म में जाएगी और उस एप्लीकेशन में काफी सारी चीजें पूछी हुई हैं टेक्निकली। दूसरा एनेक्सर लगेगा आपका कि एनजीओ के लेटर हेड पे जाएगा और वो उसका जो एनजीओ का ऑथोराइज पर्सन है वो डिक्लेरेशन देगा कि जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारी रिक्वायरमेंट रखी हुई है जो बहुत टेक्निकल है, तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी उस पर अपनी अंडरटेकिंग देगा कि हाँ उनकी जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सेबी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, उसे भी हमें उसमें लगाना पड़ेगा। एनेक्सर नंबर 3 में जाएगा एक सोशल ऑडिटर। एक नया कंसेप्ट आया, मैंने पहली वीडियो में बताया। सोशल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक डिक्लेरेशन जाएगी कि एनजीओ जो है एक्चुअल में वर्किंग कर रही है और इस एनजीओ में जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो हमने चेक कर लिया और वो पूरी तरह से ठीक है। इसके क्या क्या उसमें पॉइंट कवर है तो एनेक्सर में लिखे रहते हैं। और एनेक्सर 4 एक एग्रीमेंट बनेगा स्टॉक एक्सचेंज और एनजीओ के बीच में। उस एग्रीमेंट की सारी कंडीशन उसमें लिखी होती हैं। 4th में आपको ये एनेक्सर लगाना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो अगर एनजीओ, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और आज भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, जिन एनजीओ की कलेक्शन 50 लाख से ज्यादा है वो एनजीओ लिस्टिंग की तरफ जरूर जाएं। अनलिमिटेड फंडिंग उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये कंसेप्ट आज नहीं समझ पाओगे आप, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब हर कंपनी पीएसयू जिसके ऊपर सीएसआर कवर है वो लिस्टिंग वाली कंपनियों को देखेंगी, लिस्टिंग वाली एनजीओ को देखेंगी, तब आपको याद आएगा कि सर ने क्या कहा था कि लिस्टिंग का कितना फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट कितनी अच्छी पॉलिसी बना रही है, आपके लिए पब्लिक फंडिंग कितनी है। लेकिन अभी करंट में अगर छोटी छोटी एनजीओ को भी मैं एडवाइस करूंगा तो वो आपके साथ जस्टिफाइबल नहीं होगा। लेकिन जो एनजीओ मिड लेवल पे हैं,
या बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अदर जो मतलब जो एनजीओ अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, वो लिस्टिंग के लिए जरूर जाएं। बहुत सारे एनजीओ के क्वेश्चन आते हैं, सर हम अलवर में हैं, हमारी कलेक्शन 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, इतना काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये बहुत प्रेफरेंस है कि आप जरूर लिस्टिंग की तरफ जाना। आज नहीं, आपको बहुत कम पीरियड में देखना, आपको खुद फंडिंग के लिए फोन आएंगे, खुद फंडिंग के लिए आपको प्रेफर करा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है पूरी आपको इसकी ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही मेरी असेट्स हैं। थैंक यू दोस्तों।